Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 20th of June 2024. First of all, we are talking about Global IP Treaty and how it will be helping India for preserving its local traditions and the local knowledge, the genetic resources. तो विपो ट्रीटी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी जिसको अडॉप्ट किया था 2 डेकेड से भी ज्यादा हो चुका है एंड इसका इंट्रोडक्शन का जो एम था वो था कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जेनेटिक रिसोर्सेज को ट्रेडिशनल नॉलेजेस को। तो 193 मेंबर्स जिसमें यूएस यूके एंड ऑल्सो चाइना ये इस ट्रीटी के अडॉप्शन का पार्ट है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर ये ट्रीटी है जिसमें कंपनीज जो हैं उसमें वो अपने सोर्सेज ऑफ नॉलेज को डिस्क्लोज करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है एंड जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एथिकली यूज किया जा रहा है, लीगली यूज किया जा रहा है एंड लीगल डिस्प्यूट्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है वो इस ट्रीटी के अंदर बात होती है। तो इंडिया की रिपोजिटरी जो है बायोडाइवर्सिटी की वो भी अब ग्लोबल आईपी नेटवर्क का पार्ट है। इसके अलावा कंसर्न्स उठते हैं इंडिविजुअल प्राइवेसी को लेके जिनको एड्रेस करना जरूरी है। इंडिया पेटेंट एक्ट जिसमें काफी सारे अमेंडमेंट भी हमने विद टाइम किए हैं एंड स्कोप को ब्रॉडन किया है रिगार्डिंग द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल नॉलेज। नए प्रोविजंस लेके आए हैं सैंक्शंस को लेके, रेवोकेशन को लेके एंड रेमेडीज को लेके। एम्पावर करने की बात की एंड ऑथराइज करने की बात की है कंट्रोलर जनरल को जिनको एस्टैब्लिश किया जाएगा एंड डेटा कलेक्शन सोर्स वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे। तो चैलेंजेस भी इसमें आते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन ट्रेडिशनल नॉलेज का कितना हो पा रहा है, जो कंप्लायंस है हमारी उसको कैसे हम इंश्योर कर पा रहे हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इंडिया पेटेंट एक्ट, इनको कैसे हम अलाइन कर पा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज स्टैंडर्ड्स के साथ। इसलिए विद टाइम हमने इनको अमेंड भी किया है ताकि ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेज दोनों को ही सेफ गार्ड कर पाए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स लीगल बोल सकते हैं लीगल केस से। हम्म तो विपो ट्रीटी इंडिजिनस कम्युनिटीज को अपना रिकॉग्निशन मिलेगा एंड साथ ही साथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हेलो लबिता प्रीवियस Government to cut food wastage in every village and to set up cold storage units। तो 100 डे एजेंडा के अंदर बात हो रही है कि हर विलेज के अंदर एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। अभी सब डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर बट अभी कंफर्म नहीं है। तो ये हाईलाइट करता है कि इंपॉर्टेंट रोल है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का ताकि एग्रीकल्चरल वेस्टेज को कम किया जा सके और वैल्यू एडिशन को प्रमोट कर पाए हम। तो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एंड जो सप्लाई चेन है एंड जो विजन है हमारा फार्म टू फोक का उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो प्रिजर्वेशन है फूड का विलेज लेवल पे वो हो पाए। तो उसके लिए बात हो रही है कि हर विलेज में एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो And पोस्ट लॉसेस international level पे we have this initiative by Food and Agriculture Organization, and this is a specialized agency of United Nations. So they have this target कि we have to reduce the food wastage by half by 2030 and reduce the food losses by at least 25%. So there is this SDG target 12.3 also जो इसके बारे में बात करता है। तो ट्रांजिट में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डैमेज हो जाते हैं उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम, वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। 45% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज कर पाएंगे। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 प्लेटफॉर्म। कोल्ड स्टोरेज के इम्पोर्टेंस है। उसके बाद फिर जो जब बम्पर क्रॉप्स होते हैं तो क्रॉप वेव जो प्रॉब्लमेटिक होता है हर एक दूसरे साल में प्राइसेस ज़्यादा होता है तो फार्मर दे शो मोर एंड मोर क्रॉप। उसके बाद फिर प्राइसेस रिड्यूस हो जाता है तो फिर मैनी ऑफ द फूड गेट वेस्टेड।
तो उसकी जगह पर फूड प्रोसेसिंग को बेच सकते हैं। तो हब एंड स्पोक मॉडल में आप जोड़ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज। हम्म। इसके अलावा क्लाइमेट की वजह से भी ऑलरेडी चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको भी मिटिगेट करने के लिए जरूरी है कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स। Then next, proposed port near Mumbai to be among the top 10 globally. तो ऑल वेदर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा महाराष्ट्र के वधावन के अंदर, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो लोकेटेड है उसके 150 किलोमीटर्स पास में इसको बनाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? डेवलपमेंट ऑफ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्मिनल्स को, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लैंड जो आ रहा है, दूसरा कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर इसको बनाया जाएगा। तो रोड कनेक्टिविटी भी देने की बात हो रही है, जो नेशनल हाईवे हैं उनकी और पोर्ट की। तो हाईवे और रेल लिंकेज वो ज्यादा जरूरी है, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है। तो डेडिकेटेड रेल फ्राइट कॉरिडोर भी उस एरिया के अंदर आ रहा है, उसके साथ भी उसको लिंक किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन किया जाएगा इसको कनेक्टिविटी देके, एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट करेगा, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। आगे जाके इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसके भी ट्रेड फ्लो के लिए ये कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा हमारे वेस्टर्न कोस्ट साइड पे। तो मेगा वेसल्स, इंटरनेशनल शिपिंग लाइन, जिसमें ईस्ट में यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उन सब के लिए भी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगा वेस्ट कोस्ट पे। इसके कारण जो इसमें लिखा हुआ है कि कंटेनर टू कार्गो स्टोरेज इसको बढ़ाया जाएगा, और टर्न अराउंड टाइम है वो भी कम होगा। प्लस ये जो मॉडल है कि नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड शेयर होल्डिंग 74%, 26% है। हम्म। The next, viability gap funding for 7,453 crores offshore wind energy projects. तो आउटले दिया गया है ऑफ more than 6,000 crores for the installation and commission of 1 gigawatts. 1 gigawatts में 500 megawatts गुजरात के अंदर एंड 500 megawatts तमिलनाडु के अंदर। तो जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट होगा, रिक्वायरमेंट होगा ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए, उसके लिए आउटले किया गया है। और प्राइवेट बिल्डर्स का भी इसमें रोल है, जो कि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली एक्सकवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफशोर सब स्टेशंस में हेल्प करेगा। VGF का फुल फॉर्म है वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा। तो इट इज अ फंडिंग बाय द गवर्नमेंट। कौशिक, आपकी वॉल्यूम बहुत लो है, क्लियर नहीं है, मतलब फुल वॉल्यूम कर रखा है उसके बाद भी बहुत लो आ रही है आपकी वॉइस। मैं ज्वाइन करता हूँ, आप ओके, बोलो। ठीक है। आई जस्ट ऐड कि इंडिया में वी आर डेवलपिंग 6 पोर्ट क्लस्टर्स जो कि मेगा पोर्ट्स होंगे, और दिस विल बी डेवलप्ड बाय 2047। सो इसमें फर्स्टली हमें पता होना चाहिए इसमें कौन से मेगा पोर्ट्स हैं इंडिया में, एंड ये पोर्ट क्लस्टर्स हैं। तो इसमें मतलब सेवरल पोर्ट्स क्लब टुगेदर भी हम बोल सकते हैं कि मेगा पोर्ट्स बोले जाएंगे। तो इसमें फॉर एग्जांपल दीन दयाल एंड टूना टेकरा पोर्ट है जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और जैसे कि अभी आपने मेंशन किया, आर्टिकल भी बोल रहा है वाधवन में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के आसपास दिस वुड बी डेवलप, तो ये भी इस प्रोजेक्ट के अंडर आएगा। देन गालाथिया साउथ बे पोर्ट, ये अंडमान में है। विजनजम पोर्ट कोची in Kerala. So we can have a look at the map. I'll just share the map in the group. And this would be under the public-private partnership. So Maritime Amritkal Vision 2047 के under, this would be done by Ministry of Ports, Shipping and Waterways. So जैसे कि इस साल क्वेश्चन पूछा था एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग ग्रीनफील्ड, तो we should be clear with the mega ports कौन कौन से डेवलप किए जाएंगे।
और वीजीएफ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मानसी, हाँ, अपार्ट फ्रॉम वायबिलिटी क्या लिखा गैप हुआ है यहाँ पर। फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो फंडिंग है दैट इज नॉट सफिशिएंट, या जो भी गैप आ रहा है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, प्लस वहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जो गैप आ रहा है फंडिंग में, तो हम्म उसको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं। मतलब इट इज वायबल टू फंड अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हम्म। तो मोस्टली इसमें शेयर होगा वो प्राइवेट सेक्टर होगा, जो गैप रहेगा वो गवर्नमेंट करेंगे, है ना। हाँ, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक। प्रीवियस ईयर ले लो। अफोर्डेबल होम्स फॉर अर्बन पुअर। पिकअप करो ना। तो इसमें बात हो रही है अफोर्डेबल होम्स की फॉर द अर्बन पुअर एंड हाउ इट इज अ चैलेंज। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के डिमांड को बूस्ट करने के लिए वो हेल्प करते हैं कि अर्बन पुअर के लिए जो होम्स है उनको अवेलेबल कर पाए। तो इसमें डिमांड और एब्जॉर्प्शन की भी यहाँ पे बात हो रही है कि उसके अंदर कितना गैप है और आगे क्या मेजर्स उनको लेने चाहिए ताकि अर्बन पुअर को जो हाउसिंग है वो प्रोवाइड कर सकें। तो कॉस्ट कितनी होगी उसको रिवाइज करने की बात हो रही है एंड सेल कितना हो पा रहा है। तो 8 मेजर सिटीज, दिल्ली, एनसीआर, उसके अलावा मुंबई का मेट्रोपॉलिटन रीजन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद के अंदर बात हो रही है। चैलेंजेस यहाँ पे आते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स जो होते हैं उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो वहाँ पे चैलेंज क्रिएट होता है। इसके अलावा 20 मिलियन ऐसे हाउसेस को बनाया जाएगा रूरल एरियाज के अंदर नेक्स्ट 5 years में, जो कि बजट में इसमें भी। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि इसमें लिखा हुआ है कि हर एक सिटीज़ है, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब मेट्रोपॉलिटन और बड़े सिटीज़ है। तो वहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसेस है वो बहुत, मतलब बहुत, उसका लिमिट बहुत ऊपर है, मतलब 45 लाख 50 लाख। और बाकी जगह फॉर एग्जाम्पल टीयर 2 टीयर 3 में कम है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होम्स है दैट इज डिमांडेड इन डी सिटी, और उसका कॉस्ट है वो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट को वायबल नहीं बना पाता है। ये एक प्रॉब्लम है इसका। एंड ऑल्सो जो श्रिंकिंग लैंड, मेट्रो सिटीज़ के अंदर राइजिंग इनपुट प्राइसेस और हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इट ऑल्सो डिक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी और डिक्रीजिंग द वायबिलिटी ऑफ द अफोर्डेबल होम्स फॉर द अर्बन पुअर इन दैट रीजन। सो बोलो मानसी। डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है या जो गैप इमर्ज हो रहा है उसमें अगेन, इसलिए एक रीजन उसके पीछे ये लिखा हुआ है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है यहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स प्रीमियम और जो लग्जरी हाउसिंग है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हायर हैं, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग को निग्लेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। दैट इज वाई दैट नंबर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। सो हम बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो अगेन पब्लिक सेक्टर का रोल और इंक्रीज हो जाता है। उसका एग्जाम्पल ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। हम्म। Then next, finance says no to the health request for $10 million fund to meet the G20 pledge. तो GIDH की यहाँ पे बात हो रही है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, जिसको G20 जब इंडिया की प्रेसिडेंसी थी तो उसके अंदर भी प्रमोट किया गया था। WHO मेंटेन नेटवर्क है डिफरेंट एजेंसीज का और स्टेक होल्डर्स का, जिसमें प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हम डिजिटल हेल्थ को। तो डिजिटल हेल्थ रिसोर्सेज जो है उसको फंडिंग की बात हो रही है एंड इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि वो $10 million का कंट्रीब्यूशन करेगा एज अ सीड फंड। तो इसमें दूसरी कंट्री जिसमें इंडोनेशिया भी आ जाता है, उन्होंने भी $50 million ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इसके अंदर, जिसमें प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स को लेके, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड को लेके एंड प्रेसिडेंसी प्रिवेंशन, ये सारे प्रपोजल्स इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के अंदर इस्टेब्लिश भी किए गए थे। तो यहाँ पे फंडिंग की बात हो रही है कि अभी कोई
अप्रोप्रिएट हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि कब ये जो प्रोमिसेस को फुलफिल किया जाएगा। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है कि जो इंटायर ग्लोबल साउथ है, वेस्ट है और अफ्रीकन यूनियन भी है, लैटिन अमेरिकन नेशंस भी है, उनके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, जिसमें इंडिया जो है वो टॉर्च बियरर का रोल प्ले करता है। कर सकता जो है फंडिंग है ये इम्पोर्टेंट हो सकती है आगे। इसमें। देन वन हॉर्न राइनो, पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर। तो सेकंड हाईएस्ट वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन है इसमें काजीरंगा के बाद, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। इसको मिनी काजीरंगा ही बोलते हैं ना। तो चलो, देन वन हॉर्न राइनो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पोचिंग का। तो उससे रिलेटेड क्या है कि आप पहले से अफ्रीकन कंट्रीज में हॉर्न को काट देते हैं या फिर आप फेक सिंथेटिक हॉर्न्स बनाते हैं, सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर। ये कुछ मिटिगेशन है उसका। then blueprints beyond the borders for solace and shelter. तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जून 20 एंड इंडिया को लेके इस पूरे आर्टिकल के अंदर बात हो रही है कि इंडिया जो कि सिग्नेटरी नहीं है यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का, ना ही 1967 प्रोटोकॉल का, इसके अलावा डोमेस्टिक असाइलम फ्रेमवर्क भी नहीं है इंडिया के अंदर, एंड जो रिफ्यूजी की डेफिनेशन है वो भी ढंग से डिफाइन नहीं है। तो इंडिया में जो रेफ्यूजी क्राइसिस है उसको कैसे डील किया जाता है म्यांमार के केस में, एंड देन पास्ट में तमिल्स को रेफ्यूजीज हमने दिया था, अफगान्स को दिया था, रोहिंग्यास को भी 700 समथिंग रोहिंग्यास को भी बेसिकली प्रोवाइड किया गया था बेसिक एमिनिटीज इन इंडिया। तो कैसे ओवरऑल जो पूरा प्रोसेस है इंडिया के अंदर गवर्न किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आ जाती हैं इसमें, फॉरेन्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट एक्ट, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, सिटीजनशिप एक्ट 1955। डिफरेंट डिफरेंट है जिसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स, जिसमें एलियन हम बोलते हैं, उन सबके बारे में डिसाइड किया जाता है कि किसको डोमेस्टिक असाइलम दिया जाएगा कि नहीं। जैसे रोहिंग्यास के केस में उनको इलीगल माइग्रेंट क्लासिफाई किया गया है। तो 700 रोहिंग्यास जो है दे वर इन डिटेंशन थ्रू आउट इंडिया इन 2023। इसके अलावा चकमास इन दी अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमारीज इन मिजोरम रीजन। तो इसमें बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम सबसे बड़ा है क्या। तो इसमें बोल सकते हैं कि अच्छा दिया हुआ है इसमें कि प्रॉब्लम रेफ्यूजी वर्ल्ड वाइड की उनका एक डेफिनेशन कि क्लाइमेट रेफ्यूजी इंक्लूड किया गया कि नहीं इनके अंदर में। दूसरा कि रेफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट के बीच में जो डिफरेंसेस जो माइन्यूट होता है तो उसको कैसे लोकल लेवल पर आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक, वो एक प्रॉब्लम है। और डेफिनेशन सिंपल खाली रिफ्यूजीज के डेफिनेशन की बात करते हैं तो दैट इज मेंशन्ड इन द यूएन रिफ्यूजीज कन्वेंशन 1951 व्हिच इज नॉट साइंड बाय इंडिया, इंडिया बट हाँ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है उस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया डज नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ रिफ्यूजीज इनटू द इंडियन टेरिटरी। यस, वी कैन से दैट इंडिया डील्स विद द रिफ्यूजी क्राइसिस ऑन द केस टू केस बेसिस। हर एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक है, सीए स्पेसिफिक है, तमिल के लिए अलग से किया गया। तो 1971 वॉर में भी। ठीक, तो इंडिया नेक्स्ट कैसे रोल प्ले करेगा विश्व गुरु का। ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप साइन किए कन्वेंशन को, उसके अलावा फिर अलग अलग प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे तो देन ओनली इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ विश्व गुरु। हाँ प्लस तो एट एक द सेम रिपीट किया। चैलेंजेस भी है, चाहे हम इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बोले, फूड सिक्योरिटी जो बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करना, इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगेन विद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए आया। सो
और इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी फिर वो चैलेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ की एम्प्लॉयमेंट में कंपटीशन और बढ़ जाएगा, जो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं, या ये पॉइंट ज्यादा रेज किए जाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं एट द सेम टाइम। हम्म तो a prolonged summer should be classified as a natural disaster. सो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अर्बन सिटीज के अंदर भी एंड ओवरऑल डिफरेंट पार्ट्स में भी जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री हम अबव नॉर्मल देख रहे हैं, एंड नाइट के टेम्परेचर में भी 3 से 6 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर कंसिस्टेंटली देखा जाता है, जिसमें डिफरेंट फिनोमिनास भी आ जाते हैं। अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट भी आ जाता है, मॉनसून प्री मॉनसून में बहुत ज्यादा कम रेनफॉल भी उसका एक रीजन हो सकता है। तो कैसे उसने रेनफॉल को भी इम्पैक्ट किया है। पहले फोरकास्ट किया गया था कि नॉर्मल लेवल ऑफ रेनफॉल होगी जून के अंदर, बट अभी ऑन सेट पे भी हमने देखा कि 8% शॉर्टफॉल देखा है हमने रेनफॉल के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज और मॉनसून की जो साइकिल है उसकी वजह से हमने देखा कि समर्स जो है वो काफी प्रोलॉन्ग चल रहे हैं, एंड जो पावर की डिमांड भी है मेजर सिटीज के अंदर वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है अपने नॉर्मल लेवल से, जिसमें सेंट्रल इंडिया आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज आ जाती हैं, एंड ऑनसेट ऑफ केरला जिसमें चेंज हमने देखा है मॉनसून के लेवल पे, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो क्योंकि हीट वेव्स की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है और वो ज्यादा दिन तक लास्ट कर रही है, तो इस वजह से समर्स भी जो है वो और ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड रह रहे हैं। तो क्या हमें उसको नेचुरल दैट इज वाई की कि तरह आप, हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम्म। ये क्वेश्चन उठता है इसमें। इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज अ नेचुरल डिजास्टर तो क्या डिफरेंस होगा, मतलब क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। सो तो इसमें कि सो पहले कि हर एक जो स्टेट और लोकल एरिया वहाँ पर जो फसल बीमा योजना के अंदर में हीट वेव के कारण जो प्रॉब्लम होते हैं, हम्म डैमेज हो जाता है फूड सिक्योरिटी, उसमें हमको कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा कि अलग अलग एक्शन प्लान बना सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी कि ऐसे डील करना चाहिए अगर ऐसा डिजास्टर है, हीट वेव है, प्रोलॉन्ग समर है, तो इसमें आप पानी और फोकस ज़्यादा करेंगे, तो लिमिटेड सप्लाई करेंगे लगातार वाटर लगे लॉन्ग टर्म के लिए, रादर देन कि अनइक्वल सप्लाई ऑफ वाटर 24/7। तो और भी बहुत सारे स्टेप्स लिया जा सकता है लोकल लेवल पर जो कर सके। तो हीट एक्शन प्लान हो गया, अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हो गया, वो बना सकते हैं अगर क्लासीफाई करेंगे तो एक natural। एक कीवर्ड जो हम यूज कर सकते हैं, इवन लाइक ये प्रोलॉन्ग समर की हम बात करें, तो एक तरीके से चीजें इरिवर्सिबल हो चुकी हैं। तो सबसे हम्म, बड़ा चैलेंज यही है कि इसके साथ कैसे डील करेंगे, या अडेप्टेशन की बात करते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन तो अब वो जो टाइम गैप था, वो जो टाइम विंडो थी, वो आई थिंक अब अवेलेबल नहीं है उतना जो पहले हम बोल सकते थे। हम्म, नेक्स्ट। Then next, a story of displacement to one of empowerment. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जो मैंने समझा इसको, कि जो ऊपर पढ़े रेफ्यूजी कन्वेंशन और इंडिया को एज अ इनिशिएटिव लेना चाहिए, एज अ हाईएस्ट स्टैंडर्ड अपहोल्ड करना चाहिए इंटरनेशनल एथिक्स में, कि आप डिस्प्लेस जो रेफ्यूजीज हैं उसको वापस भेजा जाए। तो एग्जाम्पल, इंडिया इज रिटर्निंग ऑफ द तमिलनाडुज रिफ्यूजी केयर मॉडल फॉर श्रीलंका तमिल इज वन ऑफ द एमुलेटेड। जो तमिलनाडु, जो नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर में तमिल पॉपुलेशन जो रिसाइड करते थे, और इन दैट रीजन दे हैव फेस्ड परसिक्यूशन बाय द बुद्धिस्ट मेजॉरिटी सिन्हलीज पॉपुलेशन। उसके बाद सिविल वॉर चला पिछले कुछ 30 ईयर्स में, 2009 के अंदर में फिर एलटीटी खत्म हुआ, लेकिन तब भी देयर वाज सस्टेन्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉर्दर्न श्रीलंका विच कंसिस्टेड ऑफ तमिलियन पॉपुलेशन। तो बहुत सारे लोग इंडिया में भी आए थे, तो ये लिखा हुआ है कि 1,34,000 87 के आसपास में, 90s में 54, 1,20,000। लेकिन उसके बाद फिर कैंप उसमें इस्टेब्लिश किया गया, बेसिक फैसिलिटी दिया गया। उसके बाद जब बेसिक फैसिलिटी देने के बाद उनको फिर हायर एजुकेशन और एजुकेशन में भी उनको सपोर्ट किया गया, स्टार्टिंग में होम के लिए भी सपोर्ट किया गया, एनरोलमेंट किया गया, रेफ्यूजी क्राइटेरिया के अंदर डाला गया। और दूसरा कि श्रीलंका तमिल रिहेबिलिटेशन कैंप जॉइंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम है, उसमें क्या फायदा हुआ कि श्रीलंका गवर्नमेंट ऑल्सो टुक द इनिशिएटिव अलॉन्ग विद द इंडियन गवर्नमेंट। तो उससे फिर धीरे धीरे करके 16,000 रेफ्यूजीज हैव रिटर्न। बोल सकते हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू 1 लाख 2 लाख रेफ्यूजी दैट हैव क्रॉस्ड इनटू द बॉर्डर इनटू इंडिया, लेकिन तब भी 16,000 बहुत बड़ा नंबर है। दिस शोकेसेस दैट
कि हम लोग ऐसा रेप्लिकेट कर सकते हैं बाकी लोग के लिए भी, फॉर एग्जांपल तिब्बतियन हो गया, रोहिंग्याज हो गया, बाकी लोग के लिए। हाँ जी। हाँ राइट। तो इसे मॉडल लिख लेना तब। फिर नेक्स्ट, efforts to end caste discrimination should do more than hide caste identity। तो इसके एग्जांपल और है कि जैसे एक सुसाइड हुआ था आईआईटी बॉम्बे में भी, वहां पर पूछा था कि तुम्हारा रैंक कितना है, उसी कारण ही कि तुम्हारा रैंक पीछे है तो कोटा वाला है, तो ये जो कोट अनकोट ऐसा जो होता है, तो उससे कास्ट आइडेंटिटी रिवील होता है। तो उस पर भी केस उठा था कि क्या ऐसा होना चाहिए, पूछना चाहिए रैंक। तो वैसे ही सेम सिमिलरली इन तमिलनाडु वहाँ पर भी कि ओवरटली डिस्प्ले ऑफ कास्ट प्राइड, और फिर ऐसा भी इनिशिएटिव लिया गया जिसमें सिर्फ नाम है, साइड साइड में उसका सरनेम नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी को हाइड करने से आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा कि उससे ज़्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो अ राइट। उनका जो डिस्प्ले है कास्ट है, वो भी उसका पर्सनल राइट है, इंडिविजुअल राइट है। चाहे वो तिलक रहे, रिस्ट रहे, बैंड रहे, रिंग रहे फोरहेड पे, एक्सेट्रा, वो भी एक राइट है। तो बेसिकली एक तरह का बैलेंस है दोनों के बीच में कि आप ज़्यादा ओवरटली डिस्प्ले नहीं करेंगे, एट द सेम टाइम कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। तो और एरिया क्या कर सकते हैं, तो इसमें बोला कि करिकुलम में आप चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जस्टिस। स्टोरी अगर यूज करेंगे, लिटरेचर यूज करेंगे, दे शुड बी वेरी इंक्लूसिव। एनएसएस कैंप, गाइड्स, एनएससीसी स्काउट, इससे हेल्प होगा कि स्टूडेंट को स्पेस मिलेगा कि वेंट आउट कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम ग्रीवांसेस, और आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर सेंट्रलाइज किचन, ब्लॉक्स और पंचायत यूनियन में क्या होगा कि हर एक बच्चे साथ में बैठ के खा सकते हैं। तो वहाँ पर डाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, इंटर कास्ट डाइनिंग, उसको प्रमोट करने से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो सकता है। तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम कास्ट आइडेंटिटी और सरनेम आइडेंटिटी, अलग अलग एरियाज में आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के कम कर सकते हैं। मानसिक। वी कैन से हाँ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक आज के टाइम में इट इज अ पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी का। तो स्कूल लेवल से ही जो इनिशिएटिव्स है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है सेंट्रलाइज्ड किचन, तो उसको प्रमोट करेंगे तो जो माइंडसेट है उसको जो शेप करने की या मोल्ड करने की हम बात करते हैं, वो हो सकता है स्कूल लेवल पे। देन रोल ऑफ फैमिली ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आप किस चीज को प्रमोट करने की बात करते हो। अगर फैमिली में ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उस बेसिस पे कुछ अगर प्रैक्टिसेस हैं या वो फॉलो की जा रही हैं, तो अगेन दैट इज समहाउ इनडायरेक्टली इम्बाइब्ड इनटू द चाइल्ड ऑल्सो। सो ये कुछ हम्म। एरियाज एंड इट ऑल्सो लीड्स टू वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जैसे अंडर आर्टिकल 15, 17B and 21। हम्म। We can take up in the next link. हम्म, बोलो मानसी। हो बोलो गया था, करूँ ना? हाँ। ये हो गया है। हाँ हो फास्ट गया, है। हाँ ठीक। पीएम नालंदा वर्सिटी आइडेंटिटी ऑफ इंडिया डेवलपमेंट जर्नी, इसमें ओपन वर्सिटी कैंपस इन नालंदा। तो नालंदा महावीरा इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इम्पोर्टेंट। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द रिचेस्ट और मिडिवल सेंचुरी, अब अगर बोले 750 850 एडी के समय में पाला डायनेस्टी के अंदर में नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। उसमें बहुत सारे देश के लोग, बुद्धिस्ट, मोस्टली बुद्धिस्ट मॉन्क पढ़ने आते थे। उसमें बुक्स थे, लर्निंग था। तो वो दिखाता था कि इंडिया का जो लर्निंग कर्व है, इंडिया का जो लर्निंग आउटकम है, वो कैसे इम्पैक्ट करता था वर्ल्ड वाइड। तो वापस से इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो ये रिवाइविंग द नालंदा, तो इसका अभी से नहीं था, 2006 से देयर वाज प्रपोजल टू रिवाइव नालंदा इन द बिहार असेंबली। उसके बाद फिर अलग अलग कंट्री से भी उन्होंने सपोर्ट किया, ईस्ट एशिया समिट में भी, फिलीपींस हो गए,
थाईलैंड हो गए, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, सबको। फिर मास्टर प्लान स्टैब्लिश किया आर्किटेक्ट बीवी दोषी। आई थिंक वी हैव डन कंट्रीब्यूशन ऑफ बीवी दोषी पहले। और नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन, बिकेम द यूनिवर्सिटी फर्स्ट चांसलर। कैंपस के अंदर में ऑलरेडी 90% कंप्लीटेड है। 800 स्टूडेंट्स है, 31 कंट्रीज से आएंगे। 8% सिर्फ बिल्डअप एरिया, बाकी एरिया। कमल सागर पॉन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एयर कंडीशनरिंग, नेचुरल कूलिंग है, तो कार्बन नेट न्यूट्रल प्रोजेक्ट है। ब्रिक आर्किटेक्चर है, तो वो एक सिग्निफाई करता है नालंदास का रूइंस को, तो हिस्टोरिकल कनेक्शन है उससे। वाटर So रिसाइकलिंग प्लांट है, योगा सेंटर है। तो ये, और अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो नालंदा महावीरा वॉज एक्टिव फ्रॉम 5 to 6 13 century by the time of Bhaktiar Khalji. Multiple scholars have given identity. It was not a definitely average vihara. बहुत बड़े थे, thousands of students, 10,000 students, 2,000 teacher वहाँ रिसाइड करते थे, बोर्ड करते थे। ह्यून सेंग ऑल्सो प्रोवाइडेड। ह्यून सेंग कब आए थे? around 7th हर्षवर्धन के century. समय में आए थे, हाँ 7th century के 650 630 के आसपास आए थे हर्षवर्धन के समय में। ही हैव आल्सो डिस्क्राइब द एंशिएंट नालंदा। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट के बारे में नहीं बताया जाता था, हर एक चीज़, वेदास, जोलॉजिक, ग्रामर, हिंदू फिलोसफी एक्सेट्रा। So we can say बोलो। that this is a symbol of even the diversity of India, the cultural diversity. And establishment की बात करते हैं तो the Nalanda University was established in 450 CE by Gupta Emperor Kumar Gupta I, and later on patronage जो थी that was पैट्रोनेज received भाई। by Parshva and Pala rulers of Bengal, and it was destroyed by an army led by Bakhtiyar Khilji in 12th century CE. तो ये important fact. तो इसमें ओनली थिंग इम्पोर्टेंट इज CISF पर्सनल। पहले CRPF कहते हैं, अभी CISF करते हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट हर एक सेशन के। तो बस And it is also believed कि Aryabhatta, he also even studied and taught at Nalanda. नेक्स्ट मैंने बोला जाए तो पार्लियामेंट प्रोटेक्शन के लिए पहले क्या था कि दिल्ली पुलिस, CRPF लोकसभा के ओन सिक्योरिटी थे, लेकिन अभी CISF है। एंड इट विल बी अकाउंटेबल टू लोकसभा थ्रू जॉइंट सेक्रेटरी। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस को अब रिप्लेस किया CISF। Elephant have names for each other. What new studies says कि elephant have their own name, जैसे human होते हैं वैसे। तो इसमें बस ये सोच सकते हैं कि elephant is also known for its intelligence। वो भी मिमिक करते हैं और उनको पता रहता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम और सिचुएशन के हिसाब से और डील कर सकते हैं। एनिमल और डॉल्फिन, they can identify each other by meeting their signature calls। Also known for their wisdom also. और फिर हम Wisdom comparison also। की बात करते हैं Asian elephants and African elephants. तो African African elephants elephant, are larger Asian in वाले। size, tusk होती है African elephants की, और I think ears का भी कुछ shape होता है defined. हाँ, उनके जो हेड है उसमें भी डबल बल्ज रहते हैं, इंडियन एलिफेंट के वहाँ नहीं होते ऐसे। फैन शेप्ड होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट में। दूसरे कि इंडियन एलिफेंट छोटे होते हैं, वजन कम होता है, और फीमेल के टू टस्क नहीं होती है, होते हैं। इंडियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन वाले वल्नरेबल है। और एलिफेंट के एग्जांपल देखा तो माइक, जैसे एम स्ट्राइप हो गया टाइगर के लिए, माइक हो गया एलिफेंट के लिए। और 1982 में प्रोजेक्ट एलिफेंट था, स्टार्ट हुआ था इंडिया में। मोस्टली कहाँ पर है तो केरला और उसी का राउंड रीजन में। हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका में है। हाँ कर्नाटका, सॉरी।
कर्नाटका में, और फिर बाकी सदर्न स्टेट्स ये केरला एंड तमिलनाडु। केरला के हम्म, अंदर ही है हाईएस्ट पॉपुलेशन। केरला है। नहीं, इट वाज हम्म, कर्नाटका, अभी रिसेंटली देखा था। 2024 का डेटा है ये। नहीं, ठीक, कोई डाल देना एक बार। टीम ऑफ सेंसस। हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर, व्हाई दिल्लीज वार्म नाइट अ कॉज ऑफ वरी। क्यों है ऐसा वार्म लाइट? हर जगह देखा है 33-35 डिग्री है, सब जगह 26 होता है, तो यहाँ 35 क्यों है? वार्म नाइट मतलब क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस। अगर वो ज़्यादा है 6.4 से, तो उसको वार्म नाइट कंडीशन है। दिल्ली का 8 डिग्री अबव नॉर्मल है, क्यों ऐसा है? तो मोस्टली रेन डेफिसिट है। एंड अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट भी। अर्बन हीट एलिमेंट फिट कारण हो रही है। हम्म, लोकल फिनोमेना है, डेंस कंस्ट्रक्शन है, फ्यू ग्रीन एरियाज है। इसके कारण जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इस साल पूछा था कि अर्थ हीट सबसे ज़्यादा कैसे होता है एटमोसफेयर, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कारण होता है, तो उसके कारण हीट होता है, लोकल अर्बन हीट इफेक्ट क्रिएट होता है। लॉन्ग वेव कैसे रेडिएशंस। रिड्यूस कर सकते हैं? तो मोर वाटर बॉडीज क्रिएट करेंगे तो अर्बन हीट इफेक्ट कम होगा। अगर ट्रीज को एफॉरेस्टेशन के वे में यूज करेंगे तो अर्बन हीट बॉडी कम हुआ, तो मतलब हो सकता है। एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में और रियल एस्टेट में हम बात कर सकते हैं, जैसे गृह मॉडल है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मॉडल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। रेड सैंड, एम सैंड जो कि डिटेल में देखे थे एक बार, तो उससे भी हो सकता एंड दिल्ली में ये भी प्रॉब्लम आती है कि जो 21% ट्री कवर है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो क्लस्टर्स में ज्यादा ट्री कवर मिलता है एंड कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्कुल भी ट्री कवर नहीं है। हाँ, क्लस्टर्स में आता है, तो हम्म, क्लस्टर स्पेसिफिक ट्री कवर है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हाँ। इट शुड बी यूनिफॉर्म या फिर इट शुड बी इंक्लूसिव, कि हर जगह होना चाहिए। व्हीकल्स भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में। हम्म। या अगर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि स्नो परसिस्टेंट कितने रोल क्या प्ले करता है। तो थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं हिमालयन रीजन को, ये पूरे रीजन को, फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, थर्ड पोल। इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। और क्रायोस्फीयर कैसे इम्पैक्ट करता है रेनफॉल इंडिया के अंदर में, मूवमेंट ऑफ द विंड, इवन जो एल्बिडो इफेक्ट है वो इंक्रीज करता है रेन स्नोफॉल। उसके बाद फिर ट्रैपमेंट ऑफ हीट हो गया, वो कम करता है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। तो ओवरऑल बहुत, और फिर फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी भी इंडिया में इम्पैक्ट होगा अगर स्नो कम होगा तो लेकिन इसमें बोला गया स्नो परसिस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम when snow is on the ground and it provides water to the people and ecosystem. Snow melt is the biggest source of water in the stream. 23% of runoff region में 12 मेजर रिवर बेसिन है, वो प्रोवाइड करते हैं स्नो फ्रॉम द हिमालयस। रिपोर्ट बताता है, इसको और भी बोलते हैं वाटर टॉवर एशिया कीवर्ड, कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, सबके लिए ये वाटर टॉवर एशिया है, माउंटेन हिमालयस रीजन। एंड ऑल्सो काराकोरम अनोमली क्या होता है, तो वी आर जनरली हम बात करते हैं कि ग्लेशियर्स, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, दे आर मेल्टिंग, तो दैट इज अ कंसर्न। बट काराकोरम अनोमली में वी आर सीइंग ग्लेशियर्स आर इंक्रीजिंग, मेल्ट नहीं हो रहे हैं। दिस इज द अनोमली। इसके पीछे अभी तक कोई साइंटिफिक रीजन नहीं समझ में आया है। हम्म। तो इसमें कीवर्ड लिखा है स्नो परसिस्टेंस, मतलब कब तक स्नो ग्राउंड पे है, और फिर अगर मेल्ट हो जाएंगे तो फिर वो वाटर बन जाएंगे और रिवर में फ्लो कर जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि मेल्ट कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ द गंगा रिवर, लेकिन ब्रह्मपुत्र के लिए 3.1% है। तो हर एक के लिए अलग अलग होता है, तो इसको अगर हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए अगर बढ़ाएंगे स्नो परसिस्टेंट को, तो उससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस बढ़ेगा और उसका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वो कम होगा। तो कैसे कर सकते हैं? नेटिव ट्री स्पीसीज, इसको इसी कारण ग्राउंड रिटेन मोर स्नो, वाटर क्राइसिस को डील करने के लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी।
फिर बाकी फिर जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो मिटिगेशन है वो रिस्क भी ऑफ कर नेचुरल सकते हैं। डिजास्टर्स भी कम हो जाएगा स्नो परसिस्टेंस की वजह से। फॉर एग्जांपल ग्लोफ का रिस्क कम हो जाएगा। हाँ हाँ, ग्लोव ग्लेशियर का पीक रिस्क कम हो आउट जाएगा। फेनोमेनन। और स्नो परसिस्टेंस अगर लो है, इसका मतलब जल्दी से स्नो मेल्ट कर जा रहा है। मेल्ट हो इससे रहा है, क्या हो हाँ। रहा है, इट हाँ लीड टू द रिकरिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज पैटर्न ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी। सी सरफेस टेम्परेचर पे इम्पैक्ट होगा, रिड्यूस वाटर विंटर प्रेसिपिटेशन, फिर हाई टेम्परेचर ऑल्टर्ड वेदर सिस्टम हर जो। तो जो कीवर्ड स्नो परसिस्टेंट इसको बढ़ना चाहिए। तो अगले बार जब और कीवर्ड वी भी विल डिस्कस। ग्लेशियर से रिलेटेड, ग्लेशियर इक्विलिब्रियम लाइन। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो स्नोफॉल डिक्रीज होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से ग्लेशियर इक्विलिब्रियम लाइन जो है वो अनस्टेबल होती जा रही है। तो स्नो लाइन इंक्रीज हो रही है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है कि जो ग्लेशियर का साइज है वो श्रिंक होता जा रहा है। एंड नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर टोटल जो पूरी रेंज है उसके अंदर 15,000 ग्लेशियर्स लोकेटेड है। तो ग्लेशियर इक्विलिब्रियम लाइन जो आपने बोला, इक्विलिब्रियम कौन से दो फैक्टर्स में बात करते हैं यहाँ पे? जो स्नो लाइन मेंटेन हो रही है और किस रेट पे आपका जो ग्लेशियर है वो टेम्परेचर चेंज के साथ श्रिंक हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है इसमें कि डोंट वेट फॉर कवच, जब कवच इस्टेब्लिश करेंगे तभी दुर्घटना कम होगा, ये बोलना चाह रहा है। क्योंकि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू इनटू कम इनटू ऑपरेशन ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब 2 दिन पहले भी देखे थे 70,000 किलोमीटर पे कवर करना है कवच को। और अभी जो इस्टेब्लिश हुआ प्रोजेक्ट वो 5,000 करोड़ रुपीज फॉर ओनली 10,000 किलोमीटर। तो कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें। तो ट्रेन अभी हाथ बालासोर में हुआ था, फिर अभी सिलीगुड़ी वहां पर हुआ एक्सीडेंट। तो अलग अलग एरिया फोकस करते हैं रादर देन ओनली कवच। तो क्या था कि लाइन मैन और जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्टाफ के जो वैकेंसी है इसको फुलफिल कर सकते हैं। फिर पैसेंजर ट्रेन मोर एंड मोर क्रिएट कर सकते हैं। वो जो गुड्स ट्रेन है उसे के लिए स्पेसिफिक ट्रैक ही होना चाहिए, सेपरेट कॉरिडोर, ताकि उसी में रन करे। और बाकी पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से उनका रूट चेंज नहीं हो गुड्स ट्रेन का, ऐसा कर सकते हैं। फिर अलग अलग एग्जाम्पल है कि सेफ्टी फंड रिसोर्सेस इसको यूज कर सकते हैं फॉर क्लियर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द एज मेंटेन बाय रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। कि आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो रेलवेज को होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए फंड चाहिए, तो अलग से फंड प्रोविजन कर सकते हैं। सिग्नलिंग एसेट हो गया, ड्राइविंग क्रू हो गया, लो कॉस्ट सबके लिए। The largest train network in the world is in United States. हम्म 2,20,400 kilometers is the total length. So we can also study कि फॉरेन कंट्रीज में हमें इतना ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट सुनने की न्यूज नहीं आती। इंडिया में तो बहुत बड़े स्केल के या बहुत मतलब इतनी डेथ्स होती है। तो वी कैन ऑल्सो स्टडी देयर मॉडल, या वी कैन अगेन गो फॉरवर्ड विद द ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेन ड्राइवर्स एंड द ट्रेन पायलट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो दैट कैन ऑल्सो बी देयर। हम्म और 2-3 इसमें दिया हुआ है। पहला है कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, इट इज अ कैपिटल ग्रांट फॉर यूटिलाइजिंग टूवर्ड्स द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द रेलवेज, उसको यूज कर सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बता दे कि इट विल लीड टू द लेस इंटरेक्शन बिटवीन द गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन, उससे कम हो सकता है। फिर स्पीड और कंफर्ट बढ़ाना है तो सेफ्टी साथ साथ बढ़ना चाहिए, एक वो हो गया। एंड हमने कल देखा भी था कि जैसे जो फंडिंग हम दे रहे हैं तो पैसेंजर ट्रेन्स के लिए और फ्रेट कॉरिडोर ट्रेन्स के लिए अलग अलग मेंटेन होनी चाहिए। हम्म ठीक है। देखिए मासी यहाँ पर लिखा हुआ डिस्पाइट मेजर एक्सीडेंट
इंडियन रेलवे क्लेम्स वन ऑफ द बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर। आयुष better जो than यूआईसी का UK. डेटा है यहाँ पर आगे कि कितना है, आईआर का 0.03 है, लेकिन बाकी लोग का 0.39 है। तो हो सकता है Hmm. ना कि यहाँ पर क्या होता है कि एक्सीडेंट कम होता है लेकिन डेथ ज़्यादा होता है। बाकी ये हो सकता है कि थोड़ा छोटा मोटा को भी एक्सीडेंट कंसिडर किया जाता होगा लेकिन डेथ कम Hmm. होता होगा, तो इसी कारण Right. ज़्यादा हाईलाइट होता होगा। तो डेथ ज़्यादा क्यों है? तो डेथ ज़्यादा दो तीन कारण होगा। एक तो है कि आपका जो कोचेज है, जो सब कोई एलएचबी नहीं है, किसी आईसीएफ का है, तो एलएचबी थोड़ा सा ज़्यादा एक सेफ्टी प्रूफ होते हैं, इसमें राजधानी में होते हैं, या फिर वंदे भारत है, एलएचबी कोचेज है, वो एक कारण है। दूसरा कि पैसेंजर खड़े खड़े जा रहे हैं अंदर में, रिजर्वेशन नहीं है तभी वो घुस जा रहे हैं, थर्ड एसी में भी सेकंड एसी में भी। तो जो अमाउंट ऑफ पैसेंजर होना चाहिए हर एक बोगी के अंदर में, उससे ज़्यादा ज़्यादा है, उसी कारण भी हो सकता हो। तो इसे फोकस करना चाहिए। वाई नॉर्थ नीड साउथ, क्यों चाहिए नॉर्थ को? तो इसमें मैं बताऊँ, क्रिटिक कर रहा हूँ कि नॉर्थ को इसलिए चाहिए क्योंकि साउथ के तरफ में मेजर कंजम्पशन एक्सपेंडिंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है। ओवर द इयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ में शिफ्ट हो रहा है इन टुवर्ड द एशियन कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्री देखा गया। नॉर्थ थोड़ा रिजिड है रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। जो साउथ है, दे आर इनोवेटिंग, दे आर फ्लेक्सिबल। उसमें ब्रिक्स में भी ऐड किया गया 6 जन को। फिर अफ्रीकन यूनियन को प्रपोज किया कि आप ऐड करें, उसमें G20 में ऐड करिए। प्लस एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एआईबी, वो मोर एंड मोर प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश कर रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन कि ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, वैसा कुछ नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करते हैं। प्लस जो साउथ के जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो नॉर्थ पूरा नहीं करता है, लेकिन साउथ के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, साउथ के पास ग्रीनरी है, तो नॉर्थ को हेल्प मिल सकता है कि आप फंड करिए और आप क्लाइमेट एमिशन ट्रेडिंग के अंदर में आप सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर हम्म, जिसके लिए अगेन वी आर सीइंग नॉर्थ इज लुकिंग टुवर्ड्स साउथ इज द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ हाँ, मिनरल्स, मेटल्स है, मेंटल, लिथियम, कोबाल्ट। अर्जेंटीना हो गया, वहाँ से लिथियम हो गया, फिर कोबाल्ट हो गया, कॉन्गो से हो गया, कजाकिस्तान से यूरेनियम हो गया, और फिर तो वो भी एक इम्पोर्टेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें साउथ के पास डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्थ के जो मोस्ट ऑफ द एमएनसी है वो यूज़ करते डेटा। साउथ बोलते हैं कि डेटा सॉवरेंटी बात करें, लोकलाइजेशन बात करें, नॉर्थ बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। साउथ बोलते हैं कि मेरे पास उतना फंडिंग नहीं है, तो वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स द क्लाइमेट मिटिगेशन ईयर, और 2060 और 2070 तक कर पाएंगे। नॉर्थ बोलते हैं कि हम लोग CBAM यूज़ करेंगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट टैक्स अगेंस्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ डिवाइड है, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड को मिटिगेट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल G20 एक ऐसा है, यूएनजी एक और यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, FAO हो गया, फिर अलग अलग WTO हो गया, वहाँ पर नॉर्थ साउथ डिवाइड कम कर सकते हैं। Right. बोलो मानसी और। हाँ ठीक है, और तो कुछ नहीं ऐड करना। कॉस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, persisting gender gap in India across several sectors are a drag on society and income। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर 129 इंडिया को आया आउट ऑफ 146 कंपैरिजन। पहले इंडिया 17 पोजीशन था फ्रॉम बॉटम। तो ये दिखाता है कि जेंडर गैप किस में, सिर्फ वेजेस का नहीं है, लाइफस्टाइल का भी है, सेफ्टी का है, वुमेन का लाइबिलिटी इंडेक्स, और फिर उनका अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, सब में जेंडर गैप हो गया। सिर्फ वेजेस गैप का बात नहीं होती, वेजेस का एक कंपोनेंट हो गया जेंडर गैप का हर एक चीज़ में। तो उसमें इंडिया पीछे। पार्टिसिपेशन रेट, लेबर पार्टिसिपेशन रेट वो बढ़ा है लेकिन अभी भी पीछे है एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो इसमें OECD बात करते हैं कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए, और अगर उसको कम नहीं करेंगे तो इट विल कॉस्ट अप टू $12 ट्रिलियन फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। तभी हो सकता है जब वुमेन इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली, मेंटली इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, केपेबल एडल्ट से ट्रीट किया जाएगा, और हर एक लेवल पर डिसीजन मेकिंग में उनको इंक्लूड किया जाएगा।
वो ये बोलते हैं कि हाँ नेक्स्ट बूस्ट जो इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक भी हम बात करते हैं तो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म जो नेक्स्ट मतलब हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है बाय अप्रोक्सीमेटली 2% मोर। हम्म और कैसे कर सकते हैं कि या जब जो विमेन फाइनेंशियली वायबल है उसमें स्टार्टअप के अंदर में इसको सब मेंशन मिल सकता है, इंटरेस्ट सब मेंशन मिल सकता है। एसएचजी को आप मोर एंड मोर उसको पावर दे सकते हैं और लोन्स दे सकते हैं मुद्रा के तहत। फिर अलग अलग स्कीम है, करेश स्कीम हो गया, इस साल ही पूछा था मातृ सुरक्षा स्कीम था, वो भी एक हो गया। अलग अलग स्कीम जिसमें भी कम से कम जो ओवर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उनको जो बर्डन मिलता है फैमिली लेबर प्लस चाइल्ड के सपोर्ट में, सीनियर सिटीजन के सपोर्ट में, केयर इकोनॉमी, उनका जो एडिशन होता है जीडीपी में, उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन किल्ड 8.1 मिलियन ग्लोबली। तो एयर पोल्यूशन अंडर एयर एक्ट 1981, वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट, उसमें सीपीसी को पावर्स दिया गया है, आप डील करें। एयर एक्ट के अंदर पावर मिला हुआ है। तो एयर पोल्यूशन इंडिया में कैसे डेटा कलेक्शन होता है, तो NKUS से नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके अंदर हमारे अलग लेड NH3 SO2 NO2 से लेकर के PM2.5 PM10 सब चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। और एयर पोल्यूशन को मिटिगेट कैसे करें, तो आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डिमोलिशन एक्टिविटी, उसको आप ग्रीन स्ट्रक्चर सामने में पर्दा एक होता है वो लगा ताकि डस्ट ब्लो नहीं करे। रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लास्टिक यूज करें ताकि डस्ट बाइंड कर जाएगा। डस्ट पॉल्यूशन, रोड डस्ट पॉल्यूशन इट ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है दिल्ली, 10% से ऊपर IIT कानपुर रिपोर्ट है। स्टबल बर्निंग का हो गया, प्लस इंडोर एयर पॉल्यूशन हो गया, वो सब भी व्हीकल्स है। जो पब्लिक BOC हो ट्रांसपोर्टेशन, गया, हाँ। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन सब हाइड्रोजन, ऑल ब्लेंडेड विकास, पेट्रोल। हाँ। आसाम फ्लड सिचुएशन वर्सेंस। आसाम फ्लड क्यों होता है? मोस्टली ब्रह्मपुत्र बेसिन में आसाम है ओवरऑल, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में बाकी सब नेशनल पार्क मोस्टली जो है ना नॉर्थ में, और काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, सब नॉर्थ में। साउथ में थोड़ा कम है, तो बीचों बीच डिवाइड करते हैं ब्रह्मपुत्र में। तो ऑल दीज थिंग्स आर डैमेज्ड। तो असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDM हो गया और DDM हो गया, वो काम करते हैं फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स ऑफ द विक्टिम। क्विंटल्स ऑफ राइस, दाल, सॉल्ट, लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। एक और इसमें बात रिलीफ कैंप का बात हुआ, और कीवर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं कि पोर्टेबल हॉस्पिटल, जो एयर ड्रॉप करने का प्रोविजन किया गया था आज 1-2 महीना पहले देखे थे, एयर ड्रॉप करके पोर्टेबल हॉस्पिटल बन सकता है। वैसा कर सकते हैं आसाम में, जहाँ पर नहीं पहुँच सकते, टाइमली आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पर एयर ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन का रोल आ सकता है इसमें। फिर हर एक वहाँ पर आपदा मित्र होना चाहिए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उनके पास सैटेलाइट फ़ोन होना चाहिए कि बता सके कहाँ पर है। और जो स्टार्टिंग में जो होम गार्ड होता है उनका भी रोल इसमें आता है, कैसे रोल प्ले कर सकते हैं फॉर अ रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि होम गार्ड को ज़्यादा पता होगा लोकल टेरेन के बारे में, क्योंकि वो लोकल कम्युनिटी से आते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट पुलिस या आर्मी या फिर NDRF। सम ऑफ और द जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं ऑफ स्पेसिफिकली फ्लड्स तो हम बोल सकते हैं डैम रिजर्वॉयर्स का जो वाटर मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद दी रेनफॉल वार्निंग्स, तो किस टाइम पे कब कितना अमाउंट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र के केस में अगेन इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूज भी आती रहती है कि चाइना इज बिल्डिंग अ डैम इन इट्स ओन टेरिटरी इन द तिब्बत रीजन, तो वो जो वाटर रिलीज करता है तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। यस, आई ऑल्सो थिंक वी हैव में कंप्लीटेड। हमने ये भी देखा था कि साइक्लोन के आने से भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही है, जैसे फ्लड भी आ रहा है, लैंडस्लाइड भी हो रही है। तो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम होना जरूरी है कि सारी कैपेबिलिटीज को हम मेजर कर पाए।
जी करना यू कैन एंड So we have completed for today. It was a very comprehensive session. Thank you so much everyone for joining. Keep learning and keep watching Ansarkari.